त्रिकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पुष्पभूति वंश और का परिचय देखेंगे। पुष्पभूति वंश में 4 शासक हुए, जिनमें प्रथम शासक थे जिनका नाम था पुष्पभूति। अगले शासक हुए जिनका नाम था प्रभाकर वर्धन। इसके बाद राजवर्धन और राजवर्धन के बाद हर्षवर्धन शासक हुए। पुष्पभूति वंश की स्थापना पुष्पभूति ने की और अपने नाम पर ही पुष्पभूति वंश नाम रखा। इन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर कुरुक्षेत्र को बनाई, जो वर्तमान हरियाणा में स्थित है। ठीक है। पुष्पभूति वंश के बाद पुष्पभूति के बाद अगला जो शासक हुए, इनका नाम था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन का विवाह यशोमती से हुआ था, जिनसे इनको राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री हुए। राजश्री जो प्रभाकर वर्धन की बेटी थी, इनका विवाह राजा गृहवर्मा से हुआ, जो मौखिर शासक थे। ठीक है। प्रभाकर वर्धन प्रथम स्वतंत्र शासक थे। इन्हें परम भट्टारक व महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। मालवा के शासक देवगुप्त ने गृहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गोंड नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। शशांक जो शैव धर्म का अनुयायी था, इसने बोधि वृक्ष बोधगया को कटवा दिया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो बोधि वृक्ष बोध गया में, इसको किसने कटवाया था? तो इसको शशांक ने कटवाया था। अगला जो शासक हुआ वह हुआ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का जो शासनकाल हुआ 606 से 647 AD तक था। हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में शासक बना। इसकी प्रमुख उपाधि हैं, जिनमें शिलादित्य और परम भट्टारक। ठीक है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। बौद्ध भिक्षु दिवाकर मिश्र के सहयोग से इसने अपनी बहन राजश्री को खोजा था। चीनी यात्री हैंसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था। जो हैंसोंग की प्रमुख पुस्तक है वह है CU की। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। इसकी जानकारी हमें रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख से मिलती है। कश्मीर छोड़कर पूरे उत्तर भारत पर हर्ष का अधिकार था और भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था। हर्षकालीन कुछ निम्न तथ्य, जिनमें हर्ष का जो दरबारी कवि था उसका नाम था बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्षचरित व कादंबरी नामक की बुक की रचना की। मयूर शतक या सूर शतक। हर्षवर्धन नागानंद, रत्नावली व प्रियदर्शिका ये संस्कृत में लिखी है। हर्ष प्रारंभ में शैव धर्म का अनुयायी था, बाद में ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा को इसने अपनाया। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। कौन था? तो ये नालंदा हर्ष के समय पे बौद्ध धर्म की शिक्षा का क्या था? प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5 वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हैंसोंग स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुआ था। हर्षकालीन प्रशासन। अब देखते हैं हम हर्षकालीन प्रशासन। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासमंत कहे जाते थे। मतलब हर्ष के जो अधीन जो शासक थे वो क्या कहलाते थे? तो वह महाराज और महासमंत कहलाते थे। हर्ष के महामंत्री परिषद के मंत्री को क्या कहते थे? तो यह सचिव या आमद कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहते थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि हर्ष के समय पे जो प्रांत होता था उनको क्या कहा जाता था? तो उनको क्या भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राज, स्थानीय, उपरिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। जो भुक्ति का शासक होता था वह क्या कहलाता था? तो राजस्थानीय या उपरिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति
होता था, मतलब जिले को क्या कहते थे, विषय कहता था, और विषय का प्रधान क्या कहलाता था, विषयपति कहलाता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक होते थे, और पाठक को क्या कहते हैं वर्तमान में हम, तो पाठक को वर्तमान में तहसील कहते हैं। ठीक है। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। हर्ष के काल में जो ग्राम थे वह शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासक का जो प्रधान था वो क्या कहलाता था, ग्रामाक्षा पटलिक कहा जाता था या कुंतल कहा जाता था। ठीक है। पुलिसकर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था। पुलिसकर्मियों को किस नाम से पुकारते थे, तो चाट या भाट के नाम से पुकारते थे। दंड पाशिक तथा दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। ठीक है। हर्ष ऋतु में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र, जिसको जल पंप कहते हैं, इसका उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्र के निर्माणों के लिए प्रसिद्ध था। हर्ष ऋतु में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का आया है। ठीक है। जो हर्ष ऋतु में प्रांतीय शासक थे उनको क्या कहते थे, तो उनको लोकपाल कहते थे।